मनु भंडारी की यादगार कहानियाँ। इन कहानियों में से एक कहानी है दो कलाकार। ए रूनी उठ। और चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को झकझोर कर उठा दिया। क्या है, क्यों परेशान कर रही हो? आंख मलते हुए तनिक खिलजाहट भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। चित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई ले गई और अपने नए बनाए हुए चित्र के सामने जाकर खड़ा रख के बोली, देख, मेरा चित्र पूरा हो गया। ओह, तो इसे दिखाने के लिए तूने मेरी नींद खराब कर दी, बदतमीज कहीं की। इस चित्र को जरा आँख खोलकर अच्छी तरह तो देख, न पा गई पहला इनाम तो नाम बदल देना। चित्र को चारों ओर से घूमते हुए अरुणा बोली, किधर से देखूं, यह तो बता दे। 1000 बार तुझसे कहा कि जिसका चित्र बनाए उसका नाम लिख दिया कर, जिससे गलतफहमी न हुआ करे, वरना तू बनाए हाथी और हम समझे उल्लू। फिर तस्वीर पर आंख गड़ाते हुए बोली, किसी तरह नहीं समझ पा रही हूं कि 84 लाख योनियों में से आखिर यह किस जीव की तस्वीर है। तो आपको यह कोई जीव नजर आ रहा है? अरे, जरा अच्छी तरह देख और समझने की कोशिश कर। यह क्या, इसमें तो सड़क, आदमी, ट्राम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, मानो कि सबकी खिचड़ी पका कर रख दी हो। क्या घनचक्कर बनाया है और उसने वह चित्र रखा है। जरा सोच कर बता कि यह किसका प्रतीक है। तेरी बेवकूफी का आई है बड़ी प्रतीक वाली। जरा सा दिमाग लगाने की कोशिश करेगी तो समझ में आ जाएगा कि यह चित्र आज की दुनिया के कंफ्यूज का प्रतीक है। बस हाँ, थोड़ा दिमाग होना जरूरी है। चित्रा ने चुटकी ली तो अरुणा भभक उठी। मुझे तो तेरे दिमाग के कंफ्यूज का प्रतीक नजर आ रहा है। बिना मतलब जिंदगी खराब कर रही है। और अरुणा मुंह धोने के लिए बाहर चली गई। लौटी तो देखा 3-4 बच्चे उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आते ही बोले, दीदी, सब बच्चे आकर बैठ गए हैं, चलिए। आ गए सब बच्चे? अच्छा चलो, मैं भी आई। बच्चे दौड़ पड़े। क्या ये बंदर पाल रखे हैं तूने भी? फिर चित्रा हंसकर बोली, एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा। जरा लोगों को दिखाया ही करेंगे कि हमारी ऐसी भी मित्र साहिबा थी जो सारे जमादार, दाइयों और चपरासियों के बच्चे को पढ़ा पढ़ा कर ही अपने को भारी पंडित और समाज सेविका समझती है। जा जा, समझते हैं तो समझते हैं। तू जाकर सारी दुनिया में ढिंडोरा पीटना, हमें कोई शर्म है क्या? तेरी तरह लकीरें खींचकर तो समय बर्बाद नहीं करते। और पैर में चप्पल डालकर वह बाहर मैदान में चली गई, जहां बिना किसी आयोजन के ही एक छोटी सी पाठशाला बनी हुई थी। रात के 10 बजे थे। सारे हॉस्टल की बत्तियां नियमानुसार बुझ चुकी थी। ऊपर के एक तले और अंधेरे में ही खुसर पुसर चल रही थी। रविवार के दिन तो यह छुट्टी का मूड रहता है। दूसरे दिन काफी नींद निकाल ली जाती थी। सो 10 बजे लड़कियों को किसी तरह भी नींद नहीं आती थी। तभी हॉस्टल के फाटक में चलती हुई टॉर्च लिए कोई घुसा। अपने कमरे की खिड़की में से झांकते हुए सविता ने कहा, था तो हॉस्टल में बस अरुणा के ही है। रात 9 बजे लौटो, 10 बजे लौटो, कोई बंधन नहीं। हम लोग तो 10 के बाद बत्ती भी नहीं जला सकते। लौट आई अरुणा दी। आज सवेरे से ही वो बड़े परेशान थी। फुलिया दाई का बच्चा बड़ा बीमार था। दोपहर से वह
उसके यहाँ बैठी थी। पता नहीं क्या हुआ बेचारे का, शीला ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। तू बड़ी भक्त है अरुणा दी की, उनके जैसे गुण अपना ले, तेरी भी भक्त हो जाऊंगी। मैं कहती हूँ उन्हें यही सब करना है तो कहीं और रहे, हॉस्टल में रहकर ये तो नवाबी चलाती है। सो तो हमसे बर्दाश्त नहीं होती, सारी लड़कियां डरती है तो कुछ कहती नहीं, पर प्रिंसिपल और वार्डन तब रोक खाती है इनका, तब भी तो सब प्रकार की छूट दे रखी है। तू भी जिस दिन हाड़ तोड़कर दूसरे के लिए ये जो परिश्रम करने लग जाएगी ना, उस दिन तेरा भी सब रोप खाने लगेंगे। पर तुम्हें तो सजने संवरने से फुर्सत नहीं मिलती, दूसरों के लिए क्या खाक काम करेगी। अच्छा अच्छा चल, अपना लेक्चर अपने पास रख। अरुणा अपने कमरे में घुसी तो बहुत ही धीरे धीरे से, जिससे चित्रा की नींद न खराब हो। पर चित्रा जगी रही थी। दोपहर से अरुणा बिना खाए पिए बाहर थी, उसे नींद कैसे आती भला। मेज से उनका खाना लाकर उसे मेज पर ढक कर रख दिया था। अरुणा के आते ही वह उठ बैठी और पूछा, बड़ी देर लगा दी, क्या हुआ रोनी। वह बच्चा वह बच्चा नहीं बचा चित्रा, किसी तरह से उसे नहीं बचा सके। और उसका स्वर किसी गहरे दुख में डूब गया। चित्रा ने माचिस लेकर लैम्प जलाया और स्टोव जलाने लगी खाना गर्म करने के लिए। तभी अरुणा ने कहा, रहने दे चित्रा, मैं खाऊंगी नहीं, मुझे ज़रा भी भूख नहीं है। और उसकी आंखें फिर छलछल आई। बहुत ही स्नेह से अरुणा की पीठ थपथपाते हुए चित्रा ने कहा, जो होना था सो हो गया, अब भूखे रहने से क्या होगा, थोड़ा बहुत खा ले। नहीं चित्रा, अब रहने दे, बस तू लैम्प बुझा दे। उसके बाद 2-3 दिन तक अरुणा बहुत उदास रही, लेकिन समय के साथ यह गम भी जाता रहा और सब काम जो का तो चलने लगा। 4 बजते ही कॉलेज से सारी लड़कियां लौट आई, पर अरुणा नहीं लौटी। चित्रा चाय के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। पता नहीं कहाँ कहाँ अटक गई जाती है, बस इसके पीछे बैठे रहा करो। अरे क्यों बड़बड़ कर रही हो, लो मैं आ गई, चल बना चाय। तेरे मनोज की चिट्ठी आई है। कहाँ तूने पढ़ ली। पढ़ ली होगी फाड़ कर। चलो हट, ऐसी बोर चिट्ठियां पढ़ने का फालतू समय किसके पास है। तुम्हारी चिट्ठियों में रहता ही क्या है जो कोई पढ़े। बड़े बड़े आदर्श की बातें मानो खत न हुआ लेक्चर हुआ। अच्छा तो लिखा करना रस भरी चिट्ठियाँ, तो हमें तो वह सब आता नहीं। वह लिफाफा फाड़कर पत्र पढ़ने लगी। जब उसका पत्र समाप्त हो गया तो चित्रा बोली, आज पिताजी का भी पत्र आया है। लिखा है, जैसे ही यहाँ का कोर्स समाप्त हो जाए मैं विदेश जा सकती हूँ। मैं जानती थी पिताजी कभी मना नहीं करेंगे। हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती बिटिया जो ठहरी। तेरी इच्छा कभी टाली जा सकती है, पर सच कहूँ मुझे तो यह सारी कला इतनी निरर्थक लगती है कि इतनी बेमतलब लगती है कि बता नहीं सकती। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी न रहने दे। तो तू मुझे आदमी नहीं समझती क्यों। तुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, दूसरे से कोई मतलब नहीं, बस 24 घंटे अपने रंग और तुलियों में डूबी रहती है। दुनिया में बड़ी से बड़ी घटना घट जाए, पर यदि उनमें तेरे चित्र के लिए कोई आइडिया न हो तो तेरे लिए वह घटना कोई महत्व नहीं रखती। बस हर घड़ी हर जगह और हर चीज में से तू अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजा करती है। मेरी इस लगन को देखकर ही तो गुरुजी कहते हैं,
वह समय दूर नहीं जब हिंदुस्तान के कोने कोने में तेरी शोहरत गूंज उठेगी। अमृता शेरगिल की तरह मेरा भी नाम गूंज उठे, बस यही तमन्ना है। कागज पर निर्जीव चित्रों को बनाने के बजाय दो चार की जिंदगी क्यों नहीं बना देती? तेरे पास सामर्थ्य है, साधन है। वह काम तो मनोज और तेरे लिए छोड़ दिया है। तुम दोनों ब्याह कर लो और फिर जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। फिर बोली, अच्छा, यह बता कि तेरे यह सब करने से क्या हो जाएगा? तूने अपनी अनोखी पाठशाला में से 10-20 बच्चे पढ़ा दिए, तो क्या निरक्षरता मिट जाएगी? या झोपड़ी में 10-20 औरतों को हुनर सिखाकर कुछ कमाने लायक बना दिया, तो उनमें से गरीबी मिट जाएगी? अरे यह सब काम एक के लिए नहीं होते। जब तक समाज का सारा ढांचा नहीं बदलता, तब तक कुछ होने का नहीं। और ढांचा ही बदल गया तो तेरे मेरे कुछ करने की जरूरत नहीं। सब अपने आप ही हो जाएगा, समझी? फिर दोनों में कला और जीवन को लेकर लंबी सी बहस होती रही। चित्रा अंत में कान पर हाथ धरकर उड़ जाती है। अच्छा अच्छा, बनकर यह लेक्चरबाजी, बोर कहीं की। यह पिछले 5 वर्षों से इसी प्रकार चलता रहा है। हर 10-20 दिन के बाद दोनों अपने अपने उद्देश्यों को लेकर, अपनी अपनी दिनचर्या को लेकर एक गर्मा गर्म बहस करते ही जाते हैं। पर न वह कहीं उनकी बात का लोहा मानती थी, न वह उसकी बात की कायल होती थी। 3 दिन से मूसलधार वर्षा हो रही थी। रोज अखबारों में बाढ़ की खबरें आती थी। बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी और वर्षा की थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरुणा सारे दिन चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रहती। एक दिन आखिर चित्रा ने कह ही दिया, तेरे इम्तिहान सर पर आ रहे हैं, कुछ पढ़ती लिखती तू है कि नहीं? सारे दिन बस भटकती रहती है। फेल हो गई तो तेरे ससुर साहब क्या सोचेंगे कि इतना पैसा बेकार ही पानी में बह गया। आज शाम को एक स्वयंसेवक का दल जा रहा है। प्रिंसिपल से अनुमति ले ली। मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। चित्रा की बात को बिना सुने उसने कहा। शाम को अरुणा चली गई। 15 दिन बाद वह लौटी तो उसकी हालत काफी खस्ता हो गई थी। सूरत ऐसी निकल आई थी कि मानो 6 महीनों से बीमार हो गई। चित्रा उस समय गुरुदेव के पास गई हुई थी। अरुणा ने नहा धोकर खा पीकर लेटने गई। तभी उसकी नजर चित्रा के नए चित्रों की ओर गई। 3 चित्र बने रखे थे। तीनों बाढ़ के चित्र थे। जो दृश्य वह अपनी आंखों से देख के आ रही थी, वैसे ही दृश्य यहाँ भी अंकित थे। वहां लोगों के जीने के लाले पड़ते रहे और उनमें से भी इसे चित्रकारी सोचती है। और न जाने कितनी बातें सोचते वह सो गई। शाम को चित्रा तो अरुणा को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। गनीमत है तू लौट आई। मैं तो सोच ही रही थी कहीं तू बाढ़ पीड़ितों की सेवा करती ही रह जाए और मैं जाने से पहले तुझसे मिल भी न पाऊं। क्यों, तेरा जाने का तय हो गया? हाँ, अगले बुध को मैं घर जाऊंगी और बस 1 सप्ताह के बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच जाऊंगी। सच कह रही है तू? तू चली जाएगी चित्रा? 6 साल से तेरे साथ रहते रहते यह बात भी तो मैं भूल गई कि हमको कभी अलग भी होना पड़ेगा। तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूंगी? अरे 2 महीने बाद शादी कर लेगी, फिर याद भी न रहेगा कि कौन कमबख्त थी चित्रा। बड़ी लालसा थी तेरी शादी में आने की, पर अब तो नहीं आ सकूंगी। अच्छी तरह शादी करना, दोनों मिलकर सारे समाज और संसार का कल्याण करना। पर अरुणा के कानों में उसकी कोई बात भी नहीं पड़ रही थी। चित्रा के साथ बिताए हुए 6 सालों के चित्र उनकी आंखों के सामने घूम रहे थे। वह उन्हीं में खोई बैठी रही।
क्या सोचने लगी रूनी? मनोज की याद आ रही है क्या? चल हट, हर समय क्या मजाक, अच्छा नहीं लगता। दोनों के आचार विचार, रहन सहन, रुचि आदि में जमीन आसमान का अंतर था। फिर भी कितना स्नेह था दोनों में। सारा हॉस्टल उनकी मित्रता को ईर्ष्या की नजर से देखता था। जब उसके बीए के इम्तिहान थे तो चित्रा बहुत ख्याल रखती थी उसका। वह अक्सर चित्रा को डांट दिया करती थी, फिर उसने कभी बुरा नहीं माना। यही चित्रा अब चली जाएगी, बहुत बहुत दूर। ये 2 महीने में कैसे निकालेगी? और यहाँ सभी सोचते सोचते उसे नींद आ गई। आज चित्रा को जाना था। हॉस्टल से उसे बड़ी शानदार विदाई मिली। अरुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी। एक एक करके चित्रा सबसे मिलाई, बस गुरुजी के घर की तरफ चल पड़ी। 3 बज गए पर वह लौटी नहीं। अरुणा उसका सारा काम समाप्त करते ही उसकी राह देख रही थी और कहीं लड़कियां भी वहां जमा थीं। कुछ बार बार आकर पूछी जाती थी, चित्रा लौटी या नहीं। 5 बजे की गाड़ी से वह जाने वाली थी। अरुणा ने सोचा वह खुद जाकर देख आए कि आखिर बात क्या है। तभी हड़बड़ाती सी चित्रा ने प्रवेश किया। बड़ी देर हो गई ना? अरे क्या करूं, बस कुछ ऐसा हो गया कि रुकना ही पड़ा। आखिर क्या हो गया ऐसा जो रुकना ही पड़ा? सुने तो 2-3 कंठ एक साथ बोले। घर स्टोर के सामने पेड़ के नीचे अक्सर एक भिखारन बैठी रहा करती थी ना। लौटी तो देखा कि वह मरी पड़ी है और उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपक कर बुरी तरह रो रहे थे। जाने क्या था उस सारे दृश्य में कि मैं अपने को रोक नहीं सकी। एक रफ सा स्केच बना ही डाला। बस इसी में इतनी देर हो गई। चर्चा इसी पर चल रही थी। कैसे मर गई? कल तो उसे देखा था। किसी ने दार्शनिक की मुद्रा में कहा, अरे जिंदगी का क्या भरोसा, मौत कहकर थोड़ी आती है। आदि आदि आदि। बस इस सारी चर्चा से अरुणा कब खिसक गई कोई जान ही नहीं पाया। 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के फाटक पर आ गई, पर तब तक अरुणा का कहीं पता नहीं था। बहुत सारी लड़कियां उसे छोड़ने को स्टेशन आई, पर चित्रा की आंखें बराबर अरुणा को ढूंढ रही थी। उसे दृढ़ विश्वास था कि वह इस विदाई की बेला में उससे मिलने जरूर आएगी। 5 भी बज गए। रेल चल पड़ी। अनेक रुमालों ने हिल हिलाकर चित्रा को विदाई दी, पर उसकी आंसू भरी आंखें किसी और को ढूंढ रही थी। पर अरुणा न आई। विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुट गई। उसकी लगन ने उसकी कला को निखार दिया। विदेशों में उनके चित्रों की धूम मच गई थी। भिखमंगी और 2 अनाथ बच्चों के उस चित्र की प्रशंसा में तो अखबारों के कॉलम भर गए। शोहरत के ऊंचे कगारों पर बैठे चित्रा जैसे अपना पिछला सब कुछ भूल गई। पहले वर्ष तो अरुणा से पत्र व्यवहार के बड़े नियमित रूप से चला, फिर कम होते होते एकदम ही बंद हो गया। पिछले 1 साल से तो उसे यह भी नहीं मालूम था कि वह कहाँ है। नई कल्पनाएं और नए नए विचार उसे नवीन सृजन की प्रेरणा देते और वह उन्हीं में खोई रहती। उसके चित्रों की प्रदर्शनियां होती। अनेक प्रतियोगिता में उसका अनाथ शीर्षक वाला चित्र प्रथम पुरस्कार पा चुका था। जाने क्या था उस चित्र में, जो देखता वही चकित रह जाता। दुख, दारिद्र्य और करुणा जैसे साकार हो उठे थे। 3 साल बाद जब वह भारत लौटी तो उसका बड़ा स्वागत हुआ। अखबारों में उसकी कला पर, उसके जीवन पर अनेक लेख लिखे गए। पिता अपनी इकलौती बिटिया की इस कामयाबी पर गदगद थे। समझ नहीं पाते थे उसे कहाँ रखूं और कहाँ बिठाऊं। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का विराट आयोजन किया गया। उद्घाटन करने के लिए उसे ही बुलाया था। उस प्रदर्शनी को देखने के लिए जनता उमड़ पड़ी थी। भूरी भूरी प्रशंसा
हो रही थी और चित्रा को लग रहा था जैसे उसके सपने साकार हो गए। उसी भीड़ भाड़ में अचानक उसकी भेंट अरुणा से हो गई। रूनी, रूनी कहकर वह भीड़ की उपस्थिति को भुलाकर अरुणा के गले से लिपट गई। तुझे कब से चित्र देखने का शौक हो गया है? चित्रों को नहीं, चित्रा को देखने आई थी। तू तो एकदम भूल ही गई। ये बच्चे किसके हैं? दो प्यारे से बच्चे अरुणा से सटे खड़े थे। लड़के की उम्र कोई 8 साल की होगी, शायद तो लड़की 5 के आसपास होगी। मेरे बच्चे हैं, और किसके? ये तुम्हारी चित्रा मासी है, नमस्ते करो अपनी मासी को, अरुणा ने आदेश दिया। बच्चों ने बड़ी अदा से नमस्ते किया, पर चित्रा अवाक होकर कभी उनका कभी अरुणा का मुंह देख रही थी। वह सारी बात का कुछ तुक नहीं मिला पा रही थी। तभी अरुणा ने टोका, कैसी मासी है, प्यार तो कर। और चित्रा ने दोनों के सिर पर हाथ फेरा। प्यार का जरा सा सहरा पाकर लड़की चित्रा की गोद में जाके चढ़ी। अरुणा ने कहा, तुम्हारी ये मासी बहुत अच्छी तस्वीर बनाती है। ये सारी तस्वीरें इन्हीं की बनाई हुई है। सच? आश्चर्य से बच्ची बोल पड़ी। अब तो मासी तुम जरूर ड्राइंग में फर्स्ट आती होगी। मैं भी अपनी क्लास में फर्स्ट आती हूँ। तुम हमारे घर आओगी ना तो मैं अपनी कॉपी दिखाऊंगी। बच्ची के स्वर में मुकाबले की भावना थी। चित्रा और अरुणा इसी बात पे हंस पड़ी। आप हमें सब तस्वीरें दिखाइए मासी, समझा समझा कर बच्चे ने फरमाइश की। चित्रा समझाती तो क्या, यूं ही तस्वीरें दिखाने लगी। घूमते घूमते वे उसी भिखारन वाली तस्वीर के सामने आ पहुंचे। चित्रा ने कहा, यही है वह तस्वीर, रूनी, जिसने मुझे इतनी प्रसिद्धि दी। ये बच्चे रो क्यों रहे हैं मासी? तस्वीर को ध्यान से देखकर बालिका ने कहा, इनकी मां मर गई। देखती नहीं मरी पड़ी है, इतना ही नहीं समझती? बालक ने मौका पाते ही अपना बड़प्पन की छाप लगाई। ये सचमुच के बच्चे थे मासी। बालिका का स्वर करुण से करुणतर हो जा रहा था। और क्या सचमुच के बच्चों को देखकर ही बनाई गई है ये तस्वीर? हाय राम, इनकी मां मर गई तो फिर इन बच्चों का क्या हुआ? बालक ने पूछा। मासी, हमें ऐसी तस्वीर नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाओ, राजा रानी की, परियां की। उस तस्वीर को और अधिक देर तक देखना बच्ची के लिए असह्य हो उठा था। तभी अरुणा के पति आ पहुंचे। परिचय हुआ। साधारण बातचीत के पश्चात अरुणा ने दोनों बच्चों को उनके हवाले करते हुए कहा, आप जरा बच्चों को प्रदर्शनी दिखाइए, मैं चित्रा को लेकर घर चलती हूँ। बच्चे इच्छा न रहते हुए भी पिता के साथ विदा हुए। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगे थे। वह उन्हें एकटक देखती रहती। जैसे ही वो आंखें के सामने से ओझल हुए, उसने पूछा, सच सच बता रूनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? कहाँ तो मेरे, अरुणा ने हंसते हुए कहा। अरे बताओ ना, मुझे ही बेवकूफ बनाने चली है? एक क्षण रुककर अरुणा ने पूछा, बता दूं? और फिर उस भिखारन वाले चित्र के दोनों बच्चों पर उंगली रखकर बोली, यही है वे दोनों बच्चे। क्या? विस्मय से चित्रा की आंखें फैली के फैली रह गई। क्या सोच रही है चित्रा? कुछ नहीं। मैं मैं ये सोच रही थी कि, पर शब्द शायद उसके विचारों में ही खो गए। धन्यवाद।
अभिवाचिका योगिता राणी।